हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में एक पोयम है डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। उसी पोयम को हम लोग इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ में उसके स्टेंजा के ऊपर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी को हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं या स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। मैं हूँ आपका योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स देखिए, पोयम को पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसका हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ी सी रेफरेंस दे रहा हूँ कि इसमें जो पोएट है वो बहुत दुखी है। पोएट दिन के स्टार्ट के समय में बहुत दुखी है, लेकिन वो दुखी होने के साथ साथ तो उसका मन कहीं नहीं लग रहा था, वो कोई काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उसका सुबह से लेके दोपहर के समय तक का सारा समय लगभग बेकार चला गया क्योंकि उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। ठीक, अचानक वो निराश अवस्था में वो कहीं जा रहा है और रास्ते में एक उसे हेमलॉक का ट्री मिलता है, हेमलॉक का पेड़ मिलता है। उस पेड़ के नीचे वो ऐसे खड़ा रहता है, अचानक ही उसके ऊपर डस्ट गिरने लगते हैं। अब डस्ट कहाँ से गिरते हैं? वो जो हेमलॉक का पेड़ है उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। हेमलॉक का जो पेड़ है उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ था और वो जो कौवा था जैसे ही कौवा उड़ता है तो उस पेड़ के ऊपर जितने भी डस्ट थे, ठीक है, डस्ट के जो पार्टिकल थे, ठीक, वो ऊपर से तुरंत गिरने लगते हैं। और जैसे ही पोएट के ऊपर गिरते हैं, पोएट का जो मूड होता है वो तुरंत बदल जाता है और पोएट का जो मूड जो सैड था वो हैप्पी में चेंज हो जाता है। मतलब वहां से जो पोएट सैड था वो पोएट वहां से खुश हो जाता है। ठीक है, और तब पोएट को एहसास होता है कि मैंने तो क्या नाम है झूठी में विलाप में अपना समय पूरा बर्बाद कर दिया। दिन सुबह से लेकर दोपहर का समय तो बर्बाद हो गया, लेकिन उसके दोपहर के बाद का जो समय है वो उसको बचा लेता है और वो खुश होकर के जा करके फिर अपने काम में लग जाता है। ये इस पोएट का थीम है। ठीक है, अब आ गया जी, एक एक स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, The way a crow shook down on me the dust of snow फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, द वे जिस तरह से क्रो मतलब कौवे ने, सुक डाउन, सुक माने हिलाना, डाउन माने नीचे। ठीक है, जिस तरह से कौवे ने हिलाकर गिराया आनमी मेरे ऊपर, जिस तरह से कौवे ने हिला करके मेरे ऊपर गिराया। अब क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट माने पार्टिकल, धूल का कण, और स्नो माने बर्फ, बर्फ का कण जैसे ही उसने मेरे ऊपर गिराया। और कहां से? फ्रॉम माने से हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक धतूरे का पेड़ होता है जो विषैला होता है। क्या होता है? विषैला। तो कह रहा है कि हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से डस्ट उसने मेरे ऊपर गिराया। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि द वे ए क्रो, जिस तरह से कौवे ने, सुक डाउन गिराया मेरे ऑन मी मेरे ऊपर गिराया, डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ की परतें हैं, बर्फ की जो धूल है उसको मेरे ऊपर गिराया। कहां से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से बर्फ की परतें मेरे ऊपर गिराई। बस इतना ही। इसके आगे का लाइन जो होगा उसमें लिखा होगा कि उस घटना ने मेरे मूड को परिवर्तित कर दिया। तो आगे पढ़ेंगे। अब आ जाइए, इसी के ऊपर ये स्टेंजा है। ठीक है, स्टेंजा ये है, ये क्वेश्चन है, इसी के ऊपर करके इसका हमको आंसर देता है। तो इधर से चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहां पे लिखा है। देखिए प्रश्न ये है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। वेयर माने कहां और पोएट माने पोएट कभी, स्टैंड माने खड़ा होना। पोएट कहां पर खड़ा था? तो पोएट कहां पर खड़ा था? अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो पोएट कहां था? हेमलॉक के पेड़ के नीचे था। देखिए कौवा कहां था? एक हेमलॉक का पेड़ है, एक पेड़ है हेमलॉक का, ऐसे पेड़ है, पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है और नीचे ऐसे पोएट खड़ा है। अब ये जो पेड़ है थोड़ा बड़ा है, जैसे ही कौवा इसमें से उड़ता है तो इसके पत्ते सब हिलते हैं और इसपे जो बर्फ की परतें पोएट के ऊपर गिर रही हैं। तब सोच करके देखिए, प्रश्न ये है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट कहां पे खड़ा था? तो हेमलॉक पेड़ के नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पोएट हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा था। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको हटाइए, ठीक, इसको सब्जेक्ट बनाइए और इसको इधर लेकर के आइए, तो हो जाएगा आपका द पोएट वाज स्टैंडिंग। द पोएट वाज स्टैंडिंग। अब कहां खड़ा था? वेयर का आंसर क्या है? हेमलॉक के पेड़ के नीचे। नीचे का इंग्लिश होता है अंडर, अंडर। ठीक, हेमलॉक, द हेमलॉक ट्री।
HEM, हैम लॉक ट्री हो गया आंसर। द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, कि पोएट जो है वो हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा था। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हु माने कौन, सिटिंग माने बैठा था, ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर कौन बैठा था। तो देखिए पेड़ के ऊपर कौन बैठा था, कौवा था, नीचे तो पोएट था। तो यहीं पे करना कुछ नहीं, हु हटा के यहीं पे क्रो लिख दीजिए, तो हो जाएगा द क्रो वाज सिटिंग। ठीक, अब कहां बैठा था, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल, वेयर माने कहां, पार्टिकल्स ऑफ स्नो बर्फ की परतें, बर्फ के कण, फॉल माने गिरा, बर्फ की जो कण है, बर्फ की परतें कहां गिरी थी, तो ऊपर से गिरी कहां, पोएट के, पोएट नीचे खड़ा था तो पोएट के ऊपर ही गिरी थी ना। तो बस इसका आंसर यही लिखाएगा कि जो बर्फ की परत है वो पोएट के ऊपर गिरी। तो इसको आप इसी से लिखिए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है। अब इसको सब्जेक्ट बनाइए, तो हो जाएगा द पार्टिकल्स ऑफ स्नो हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये फॉल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेल। अब कहां गिरा था, पोएट के ऊपर, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन द पोएट, ऑन द पोएट हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट, व्हाट माने क्या, वाज माने था, मूड माने मन, मानसिक दशा ऑफ द पोएट, पोएट की मानसिक दशा उस समय क्या थी, जब पोएट पेड़ के नीचे आया था तो कैसा था, तो पोएट बहुत दुखी था, पोएट क्या था, दुखी था। तो लिखेंगे द पोएट वाज मीन्स था, सैड, द पोएट वाज सैड हो गया, पोएट दुखी था हो गया। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे बनाएंगे तो इसको हटाइए, द मूड ऑफ द पोएट वाज सॉरोफुल हो गया, लिखेंगे द मूड ऑफ द पोएट, वाज को इधर लाएंगे यहां, तो हो जाएगा द मूड ऑफ द पोएट वाज, अब आगे लिखेंगे सॉरोफुल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए पांचवा, वेयर वाज द क्रो, वेयर माने कहां, वाज माने था, क्रो माने कौवा, कौवा कहां पर था, तो कौवा देखिए कहां पे लिखा है, पेड़ के ऊपर था, बस ठीक है। तो इसको हटाइए, वाज को इधर ले जाइए, तो इसका आंसर होगा आपका द क्रो वाज हो गया। अब कहां था, पेड़ पर, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, या लिख दीजिए द क्रो वाज ऑन द हेमलॉक ट्री, वो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ऑन द ट्री भी है और ऑन द हेमलॉक ट्री, दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द स्टेंजा, करा हु इज द पोएट, हु माने कौन, इज माने है, पोएट ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा का पोएट कौन है, तो पोएट का नाम लिखना है, तो पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, हु हटा के यहीं पे केवल नाम लिख दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना। इसका आंसर देखिए, ये हु हटा दिया और यहीं पे आप लिख दीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द स्टेंजा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा, राइट माने लिखिए, राइमिंग स्कीम लिखिए ऑफ स्टेंजा, स्टेंजा का राइमिंग स्कीम। अब देखिए मैं आपको राइमिंग स्कीम लिखाना बताता हूं कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए देखिए राइमिंग स्कीम कैसे नहीं, एक राइमिंग वर्ड होता है और एक राइमिंग स्कीम होता है। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसे दो वर्ड जिनके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन आपस में मैच करते हैं, वो एक दूसरे के राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। जैसे ट्री फ्री, ठीक है, मे डे, तो मे डे उच्चारण मैच करा, ट्री फ्री मैच करा, तो जिसका उच्चारण मैच करेगा वो एक दूसरे का राइमिंग वर्ड होता है। क्या होगा, राइमिंग वर्ड। यहाँ राइमिंग वर्ड नहीं, राइमिंग स्कीम निकालना है। तो राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे ये लास्ट, राइमिंग स्कीम लास्ट में निकाला जाता है, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम का मतलब हुआ कि देखिए ये जो डब्लू है कैसे निकालते हैं, जो लास्ट अक्षर है, जैसे मान लीजिए इसमें डब्लू है तो डब्लू को आप ए से डिनोट करिए, यहाँ ई है तो ई को आप बी से डिनोट करिए, ठीक है।
है। अब जहां जहां W आएगा वहां वहां A, तो यहाँ देखिए W फिर आया है, तो यहाँ W को किससे डिनोट करेंगे? A से। फिर यहाँ E आया है, तो E को किससे डिनोट किए हैं? B से। देखिए किए हैं। अब राइमिंग स्कीम हो गया A B हो गया, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे ऐसे लिख दीजिए इसका 7वें का आंसर, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम, या स्टैंजा दिया तो स्टैंजा आप लिख दीजिए, स्टैंजा इज, अब लिखेंगे A B हो गया। इस तरह से आप किसी भी पोयम का आप इस तरह से निकालते हैं। लास्ट लेटर को हम लोग ए मान लेंगे, फिर उसके बाद अगर दूसरा है तो बी। अगर मान लीजिए यहाँ कोई तीसरा लेटर रहा होता, मान लीजिए यहाँ डब्ल्यू के जब मान लेते हैं, अगर यहाँ पे डी रहा होता, अगर डी रहा होता तो हम लोग डी को सी मानते। क्या मानते? सी। अगर यहाँ पे मान लेते हैं एम रहा होता, एम लास्ट में एम रहा होता, यहाँ पे अगर एम रहा होता तो एम को हम लोग डी मानते। तो राइमिंग स्कीम आता A B C D। मतलब इस तरह से हम लोग राइमिंग स्कीम किसी भी चीज का, किसी भी स्टैंजा का, किसी भी पोयम का हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक स्टैंजा आपका हो गया। अब दूसरा स्टैंजा देखिए, देखिए पोयम का दूसरा स्टैंजा है, उसी के आगे की लाइन है कि हैज गिवन माई हार्ट। अब इसके ऊपर वाला लाइन याद करिए, इसके ऊपर वाले लाइन में क्या है? द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी। मतलब इसके ऊपर वाला स्टैंजा मैं बोल रहा हूं, द वे ए क्रो मतलब जिस तरह से कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। ठीक है, अब क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो। जिस तरह से कौवे ने, द वे ए क्रो जिस तरह से कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के टुकड़ों को, बर्फ के धूल के कण को। ठीक है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। अब उसके आगे उस घटना ने, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उस घटना ने, चेंज माने बदलना, मूड माने मेरा मन, उस घटना ने मेरे मूड को परिवर्तित करके, बदल करके रख दिया। मतलब कि मैं उस, याद करिए पोएट शुरू में क्या था? वो बहुत दुखी था। दुखी होकर के वो ऐसे जा रहा था, तो हर रास्ते में हेमलॉक का पेड़ मिलता है और हेमलॉक के पेड़ के नीचे वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, तब तक तो दुखी था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं, पोएट का मूड बदल जाता है और वो खुश हो जाता है। वही करा कि उस घटना ने मेरे हार्ट, मन को, मेरे मूड को पर चेंज कर करके रख दिया। एंड सेव्ड, और बचा लिया, उस घटना ने बचा लिया। क्या बचा लिया? सम पार्ट, कुछ भाग को, ऑफ ए डे, दिन के कुछ भाग को उस घटना ने बचा करके रख लिया। तो कुछ घटना ने बचा करके रख लिया मतलब क्या है कि सुबह से लेकर दोपहर तक पोएट बहुत दुखी था। दुखी होने के कारण वो कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, उसका सारा समय बेकार होता चला जाता है। लेकिन जब वो खुश हो जाता है तो उसका मूड बदल जाता है। और वो कह रहा है कि और उस घटना ने सेव्ड, बचा लिया, सम पार्ट ऑफ डे, मतलब दिन के मेरे कुछ हिस्से को बचा लिया, कुछ समय मेरा बचा लिया। आई हैड रीड, उस समय को बचा लिया, जिससे रीड मतलब विलाप करना, करा कि विलाप कर करके, ठीक है, जिस घटना को विलाप कर करके, जिस तरह से उसने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि अब मेरा मूड बदल गया, अब मैंने विलाप करना बंद कर दिया और इस तरह से जो मेरा शेष समय था वो मेरा बच गया। ये हो गया इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। लिखा हाउ डिड द मूड ऑफ द पोएट चेंज। हाउ माने कैसे, मूड माने मन, ऑफ द पोएट, पोएट का चेंज माने पोएट का मन कैसे बदला था। तो याद करिए पोएट का मन कैसे बदला था। जब क्रो ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया तब उसका मूड बदला था। अगर नहीं गिराया होता तो नहीं बदलता। तो बस यही लिखना है। ठीक है, क्या कि जब कौवे ने, व्हेन द क्रो, जब कौवे ने, ठीक है, फेल, गिराया, क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट की जगह पे आप पार्टिकल भी लिख सकते हैं, स्नो, ऑन द पोएट, जब पोएट के ऊपर पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो गिराया, वही उसका मूड बदल गया। अब आगे लिख लिए, लिखिए कामा, द मूड ऑफ द पोएट, द मूड ऑफ द पोएट। अब आगे लिख दीजिए चेंज, वहीं से मूड, पोएट का मूड चेंज हो गया।
ठीक। आगे प्रश्न देखिए, व्हाट डिड द क्रो फॉल ऑन द पोएट। अब व्हाट माने क्या, क्रो माने गिराया, फॉल माने नहीं, क्रो माने कौवा, फॉल माने गिराना, पोएट माने पोएट। कह रहा कि पोएट के ऊपर कौवे ने क्या गिराया था, तो डस्ट ऑफ स्नो गिराया था या पार्टिकल ऑफ स्नो गिराया था। तो हम लिखेंगे, देखिए इसको छोड़िए, अब यहीं से लिखिए द क्रो, अब फाल को फेल कर दीजिए, इसकी सेकंड फाल फेल, द क्रो फेल। अब क्या गिराया, अब यहीं पे लिखिए डस्ट ऑफ स्नो, द क्रो फेल द डस्ट ऑफ स्नो लिखिए, चाहे पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ स्नो हो गया, कहां, ऑन द पोएट। तो आगे जोड़ दीजिए ऑन द पोएट, हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम। पोएम का राइटर कौन है, तो पोएम का राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यही हु हटा करके यहीं पे लिख दीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइटर ऑफ द पोएम। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है व्हाट डज आई रेफर टू। अब देखिए हम थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहे हैं कि बकवास बताने से क्या फायदा, कहानी बताएं, अपनी बताएं, आपकी सुने, क्या फायदा। डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। व्हाट डज आई रेफर टू, आई व्हाट माने किसको रेफर करता है। इस सेंटेंस, इस स्टेंजा में जो आई वर्ड आया हुआ है, ये क्या चीज रेफर करता है, ये किसको संदर्भित करता है, मतलब आई किसके लिए आया है। तो ये आई किसके लिए आया, मैंने बिलाप किया, तो बिलाप कौन कर रहा था, पोएट। इसका मतलब यहाँ आई पोएट के लिए आया। तो बस इतना ही लिखना है, ठीक, इसी को लिखना, बस ऐसे ही लिख दीजिए। इसको हटाइए, इसको हटाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हटाएंगे, ये भी चला जाएगा। और रेफर में जोड़ दिया, आई रेफर्स टू द पोएट। अब ये आपका आंसर हो गया, आई रेफर्स टू द पोएट, कि मतलब इस सेंटेंस में जो आई है वो पोएट के लिए आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ये है कि वाज द पोएट हैप्पी, क्या पोएट खुश था ड्यूरिंग, दौरान, द रेस्ट ऑफ द डे। रेस्ट ऑफ द डे माने दिन, शेष दिन, जो शेष दिन बचा हुआ था, आधा तो बेकार हो गया, दुख में बिता दिया उसने, तो जो शेष दिन बचा था उसमें क्या वो खुश था, तो उसका मूड बदल गया था, वो खुश हो गया था। तो इसका आंसर होगा यस। तो यहां लिखेंगे हम लोग यस, ठीक। अब इसको उठाकर यहां कर दीजिए, तो हो जाएगा यस कामा द पोएट वाज, ठीक, यस, ठीक। अब ये ये वाज यहां चला जाएगा, तो देखिए द पोएट ये हो गया, आवाज वाज, अब पूरा इसके बाद यही लिख दीजिए यस, द पोएट वाज हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर बनाना सीखिए, कैसे हम अपने से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है राइट द राइमिंग वर्ड। अब इसमें राइमिंग वर्ड पूछा है, राइमिंग वर्ड ऑफ द स्टेंजा। स्टेंजा का राइमिंग वर्ड क्या है, तो राइमिंग वर्ड क्या होता है, ऐसे दो वर्ड जिनका उच्चारण मैच करता हो, हार्ट पार्ट, ये दोनों का उच्चारण मैच करा, ये एक दूसरे के राइमिंग वर्ड है। तो आप चाहे तो आप ऐसे आंसर लिख दीजिए, एच या हार्ट, उसके सामने लिख दीजिए पार्ट, ठीक। और क्या लिखा, मूड, मूड, इसका रूड, RUED। देखिए मूड, रूड, हार्ट पार्ट, ये दोनों का इसका उच्चारण मैच करा, इसका उच्चारण मैच करा, तो ये इसका राइमिंग वर्ड हुआ, ये इसका राइमिंग वर्ड हो गया। इस तरह से हम आंसर लिखते हैं। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर लिख दीजिए, आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। अगर चाहे तो आप पूरा सेंटेंस बना करके लिख दीजिए कि हार्ट राइम्स विथ पार्ट, मूड राइम्स विथ रूट, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा चाहे जिसमें लिख दीजिए। तो ये राइमिंग वर्ड हो गया। अगर सेंटेंस में कहता कि राइमिंग स्कीम निकालिए, राइमिंग स्कीम, तो राइमिंग स्कीम अभी इसके पहले मैंने बताया कैसे निकालते हैं। यहाँ टी है तो टी को ए मान लेते हैं, और डी को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो फिर टी आ गया तो टी को ए मान लेते हैं, फिर डी आ गया तो डी को बी मान लेते हैं। तो हमारा राइमिंग स्कीम हो गया ए बी, ये राइमिंग स्कीम हो गया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और है, देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें जो रूड शब्द आया है इससे रिलेटेड है। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द रूड। रूड का सिनोनिम्स क्या है, तो रूड का मतलब होता है बिलाप करना। इसका मतलब क्या हुआ, बिलाप करना। तो बिलाप आदमी कब करता है, जब आदमी खुश नहीं होता है तब।
ठीक। तो विलाप करना मतलब इसका नहीं, सॉरी, सिनोनिम्स बता रहे हैं। तो र्यूड का मतलब क्या हुआ? विलाप करना। तो विलाप आदमी कब करता है? जब खुश नहीं रहता है तब। तो विलाप का मतलब था पछताना, तो इसकी हो जाएगी रिग्रेट। क्या होगी? रिग्रेट। ठीक है। रिपेंट भी हो सकता है, रिपेंट। तो रिपेंट मतलब विलाप करना, रिग्रेट माने विलाप करना। तो र्यूड का सिनोनिम से हो गया। एंटोनिम्स ऑफ द र्यूड। र्यूड का मतलब विलाप करना। तो विलाप आदमी कब करता है? जब वो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं रहेगा तब। और जब संतुष्ट हो जाएगा तो खुश हो जाएगा तो विलाप करेगा नहीं। तो इसका होगा कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट माने संतुष्टि, या सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, सेटिस्फैक्शन ये भी हो सकता है। ठीक है। तो ये देखिए आपका, तो इस तरह से इसके दोनों स्टैंजा हमने आपको करा दिए। अब कुल मिलाकर के देखिए पोएट इसमें क्या कहना चाहता है। पोएट ये कहना चाहता है कि हमारे जिंदगी में हम सुख और दुख दोनों का सामना करते हैं और हमको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक। सुख जाता है तो दुख आता है, दुख जाता है तो सुख जाता है। और हम कितना भी हमारे ऊपर दुख हो, पोएट ये कहना चाहता है कि एक छोटी सी छोटी घटना भी हमारे जीवन को बदल करके रख देती है। तो कब हमारा समय बदल जाएगा, कब हमारी समय बदल जाएगा, कब दुख चला जाएगा, कब सुख चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमको हमेशा आशावान होना चाहिए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए कि कोई भी चीज इस दुनिया में अस्थाई नहीं है। दुख है तो अस्थाई नहीं है। ठीक है। कब चला जाएगा कोई, कभी भी कोई भी छोटी से छोटी चीज आपके जीवन में घटित होगी, हो सकता है वहीं से आपकी जिंदगी बदल जाए। जैसे पोएट की जिंदगी में, पोएट तो मान करके चल रहा था कि वह आज बहुत दुखी है, उसका मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक एक छोटी सी घटना, उसके ऊपर धूल के कण गिरते हैं, वहीं से उसका मूड चेंज हो जाता है और उसका वहीं से जो आधा दिन था वो बच जाता है। इसलिए आदमी को हमेशा आशावान होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने इसको प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। और अब क्या कहें, रोज रोज एक ही बात। चलिए, थैंक्स।